हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो में इवोल्यूशन ऑफ एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे। इवोल्यूशन उनका, ठीक है, किस तरह से वो डेवलप हुई, विकसित हुई। आइए पहले कुछ शुरुआत से ऐतिहासिक परिस्थिति से चलते हैं। देखिए, औपनिवेशिक काल में जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो एक समय ऐसा आता है जब वो यहाँ पूंजी निवेश करने स्टार्ट करते हैं। जैसे रेलवे का विकास हुआ, बागान लगाया, तो इन सब इसी क्रम में बैंकों को भी की भी स्थापना की गई अंग्रेजों के द्वारा। तो तीन प्रेसिडेंसी बैंक इसमें प्रमुख हैं। तीन प्रेसिडेंसी बैंकों का नाम आता है। सबसे पहले तो 1806 में कलकत्ता में, 1840 में बॉम्बे में और 1843 में मद्रास में। ये क्या है? प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गई है यहाँ। तीन प्रेसिडेंसी बैंक। अब देखिए, ये किस तरह के थे, इनका इन पे मालिकाना हक किसका था, ये भी साथ साथ देखते जाएंगे, ताकि जब एसबीआई और आरबीआई तक हम लोग पहुंचे तब इस चीज को समझ सके आसानी से। अब ये देखिए, ये कब, ये ईस्वी से आपको पता चला होगा कि ये अंग्रेजों के शासनकाल का समय है। इस समय कौन शासन कर रहा था अंग्रेजों की तरफ से भारत में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी इन प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई थी। और ये अपने आप में कैसी कंपनी थी? निजी कंपनी थी। इतिहास में आप लोग पढ़ते हैं तो पता होगा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक निजी कंपनी थी, जबकि और कुछ एक जो यूरोपीय कंपनियां थी वो सरकारी कंपनियां थी। और यही कारण था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ज्यादा सफल होने का। बहुत सारे कारण थे, उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण ये भी था। क्यों? क्योंकि जो निजी कंपनी होगी वो आसानी से अपने निर्णय स्वतंत्र होकर ले सकती है। जो सरकारी कंपनी होगी उनको उस जमाने में पहले यहाँ जो डिसीजन लेना होगा अगर कुछ बड़ा, तो पहले राजा, यूरोप में जो उनका राजा बैठा होगा उनसे आदेश लेना होगा। वहां यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगा, वहां से आदेश आएगा, और इस दरमियान बहुत टाइम बीत जाता था। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी खुद अपने निर्णय ले सकती थी, तो वो ज्यादा सफल हो पाई। बहरहाल अभी यहाँ बात करते हैं कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, ये एक निजी कंपनी थी। अब निजी मालिक ही निजी है, तो ये भी जो प्रेसिडेंसी बैंक थे ये भी निजी होंगे, निजी बैंक थे यानी कि। अब देखिए, 1857 में क्रांति होती है, सबको पता है। और इसी के एक साल बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम 1858 लागू किया जाता है। भारत शासन अधिनियम में क्या है? एक जो महत्वपूर्ण चेंज हुआ वो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से समाप्त कर दिया गया, और जो भारत का शासन था वो कहां चला गया? सीधे ब्रिटिश क्राउन के पास। भारत का शासन ही जाएगा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी संपत्ति थी वो भी, ये भी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। अब जब सारी संपत्ति जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की थी वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश सम्राट के हाथों में चली जाती है, तो ऑब्वियस है कि जो प्रेसिडेंसी बैंक थे जिनका मालिकाना हक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, वो भी कहाँ चला जाएगा? उसका मालिकाना हक भी ब्रिटिश क्राउन के। तो अब ये जो प्रेसिडेंसी बैंक हैं, ये इसके आने के कारण ये क्या हो जाएंगे? निजी से सरकारी। इस परिवर्तन के कारण क्या हो जाएंगे? निजी नहीं रह पाएंगे, ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहेंगे। अब देखिए, ये तो हो गया कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया, लेकिन एक छोटी सी समस्या अभी भी है। समस्याएं और समय के साथ दिखती जाएंगी और उसके अनुसार परिवर्तन होता जाएगा। तो जो एक समस्या
उस समय एक और देखी, वो ये कि 3 अलग-अलग जगहों पर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास अलग-अलग प्रेसिडेंसी बैंक हैं। अपने-अपने क्षेत्र में वित्तीय व्यवस्था और सामान्य बैंकिंग जो कार्य थे, उनको देखती थी। अब देखिए एकरूपता का अभाव था। कलकत्ता वाले में थोड़ा अलग होगा, मद्रास वाले में अलग होगा, बॉम्बे वाले का अलग होगा। जैसे अभी है ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का थोड़े रूल रेगुलेशन अलग होंगे, पीएनबी के थोड़े अलग होंगे इस तरह से। तो थोड़ी समस्या जबकि जो अंग्रेज थे वो पूरे भारत पे कमोबेश राज कर रहे थे, तो उनको एक एकीकृत शासन व्यवस्था के लिए एकीकृत बैंकिंग व्यवस्था भी चाहिए थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए 1920 में एक अधिनियम लाया जाता है, उसका नाम है द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1920 में। और इसी अधिनियम के माध्यम से, इसी एक्ट के माध्यम से तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। अब 1900 और यह स्थापना कब की जाती है? 1921 में एक्ट आया था 1920 में, और बैंक इंपीरियल बैंक की स्थापना की जाती है 1921 में। अब देखिए ये चीज तो हो गया कि इंपीरियल बैंक तीनों जो प्रेसिडेंसी बैंक थे जिनमें थोड़ा एकरूपता का अभाव था, उनको एकरूप बैंकिंग व्यवस्था लागू करने के लिए पूरे भारत में एक बैंक के रूप में विलय कर दिया गया और उसका नाम है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है उसको देखिए, शॉर्ट में लिख रहे हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका काम क्या-क्या है? ये 2 तरह के काम देख रही थी अभी तक। मुद्रा प्रबंध का नियंत्रण और दूसरा सामान्य बैंकिंग कार्य। ये दोनों तरह के कार्य देख रही थी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो और ये जो साम्राज्य है ये विस्तारित होता जा रहा है। जो बैंकिंग व्यवस्था है उससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। बैंकों का कार्य क्षेत्र बढ़ रहा है। अब कार्य क्षेत्र बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ रहा होगा, वो जो उनके काम है। तो इसी के संदर्भ में ये जो 2 चीजें हैं, मुद्रा प्रबंध नियंत्रण और सामान्य बैंकिंग कार्य, इन दोनों को अलग-अलग करने के उद्देश्य से एक कमीशन की स्थापना की गई, एक आयोग बनाया गया। आयोग का नाम क्या था? भारतीय मुद्रा एवं वित्त पर शाही आयोग। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। अब देखिए ये जो आयोग है इसके अध्यक्ष हैं सर हिल्टन यंग। अध्यक्ष कौन है? हिल्टन यंग। आमतौर पे अभी भी प्रचलन है कि जो आयोग या समिति या कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, आमतौर पर उस कमेटी का नाम एक नाम उनके अध्यक्ष के नाम पे, उसके अध्यक्ष के नाम पे भी होता है। तो इस कमेटी का, इस आयोग का क्या नाम, एक और नाम क्या है? हिल्टन यंग आयोग। अब ये जो आयोग है ये कब स्थापित किया जा रहा है? इंपीरियल बैंक की स्थापना के 4 साल बाद यानी 1925 में। 1926 में ये जो आयोग है अपनी रिपोर्ट देती है या सिफारिश कह लीजिए। इस रिपोर्ट के आधार पर एक बैंक की स्थापना की जाती है जिसको आज के समय में हम लोग जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम पारित किया जाता है और 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना कर दी जाती है। तो 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम पारित किया जाता है और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की जाती है। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा था कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है ये 2 तरह के काम कर रही है, मुद्रा प्रबंध नियंत्रण और सामान्य बैंकिंग कार्य। इन दोनों को अलग-अलग संस्थाएं
अलग अलग तरीके से काम करें, इसके लिए, ताकि एक जो बैंक हो उस पे बोझ आधा हो। जैसे एक जो संस्था होगी वो केवल मुद्रा प्रबंधन का नियंत्रण देखेगी, दूसरी जो संस्था होगी वो सामान्य बैंकिंग के कार्य देखेगी। इसी उद्देश्य से ये भारतीय मुद्रा एवं वित्त पर शाही आयोग, जिसको हिल्टन आयोग भी कहते हैं, इसको बनाया जाता है 1924 में, 1925 में। और ये एक साल बाद 1926 में अपनी रिपोर्ट या सिफारिश जिसको कहें, वो देती है सरकार को, जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय की। इसी रिपोर्ट के आधार पे 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम पारित किया जाता है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन दोनों कार्यों में से किसी एक को देखेगी, और आपको भी पता है कौन सा कार्य देखेगी, वो देखेगी मुद्रा प्रबंध नियंत्रण। ठीक है ना? आरबीआई की स्थापना की जाती है और ये मुद्रा प्रबंध नियंत्रण का कार्य करेगी। अब देखिए, ये तो हो गया कि ये क्या कार्य करेगी। एक और चीज, ये जो आरबीआई, मैंने पहले ही कहा था कि मालिकाना हक किसका होगा वो भी साथ साथ देखते जाएंगे। तो ये जो आरबीआई है, ये एक संयुक्त उद्यम के रूप में इसको स्थापित किया जाता है। संयुक्त उद्यम का क्या मतलब है कि निजी प्लस सार्वजनिक दोनों, जिसको आजकल पीपीपी मॉडल जो बोलते हैं, कुछ कुछ उसी तरह का, निजी प्लस सार्वजनिक, दोनों तरह के शेयर होंगे, शेयर धारक होंगे। ठीक है? दूसरा, दो चार और फैक्ट हैं आरबीआई से रिलेटेड, वो भी देख लेते हैं। ये जो आरबीआई की स्थापना की जाती है 1935, 1 अप्रैल 1935 को, वो तो कहाँ की जाती है? कलकत्ता में। लेकिन 3 साल बाद 1937 में इसके हेडक्वार्टर जो है वो शिफ्ट कर दिया जाता है, कहाँ? बॉम्बे। ठीक है? कलकत्ता से बॉम्बे शिफ्ट हो गया। एक और चीज है कि पहले गवर्नर कौन थे इसके? पहला गवर्नर ओ ए स्मिथ। और पहला भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। पहले गवर्नर तो ओए स्मिथ थे, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। ये कुछ एक फैक्ट हैं जो आप ध्यान में रखिए एग्जाम में, जो रेलवे एसएससी वगैरह है उसमें इससे ज्यादा प्रश्न आने की संभावना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? ये कौन सा आयोग है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है? बाकी जो चीजें हैं वो समझने के पर्पज से हैं, ताकि कनेक्टिविटी बना रहे। अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो आपको हर चीज को रटना पड़ेगा। अब तो मुद्रा प्रबंध नियंत्रण का कार्य किसको दे दिया गया 1935 से? ऑब्वियसली आरबीआई को दे दिया गया। हमने पहले देखा 1947, 1947 में एक चेंज और आता है, ये भारत आजाद हो जाता है और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार भारत में जो ब्रिटिश शाह की पूर्ण संपत्ति थी उसको संविधान सभा को विरासत में दे दिया जाता है। तो जब सारी संपत्ति ब्रिटिश सम्राट की संविधान सभा को दे दी जाएगी, तो ऑब्वियस है कि जो इंपीरियल बैंक है उसका तो पूरा, क्योंकि वो पूरी तरह से सरकारी बैंक था, और आरबीआई का आंशिक स्वामित्व। ठीक है ना? ये दोनों किसको मिल जाएंगे? इसका मालिकाना हक चला जाएगा संविधान सभा को। आरबीआई का आंशिक क्यों बोला मैंने? क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो आरबीआई है इसकी स्थापना संयुक्त उद्यम के रूप में की गई थी। निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के शेयर धारक थे। तो सार्वजनिक शेयर धारक जो थे वो तो ब्रिटिश सम्राट के पहले संपत्ति थे, और ऑब्वियसली वो 1947 में संविधान सभा को हस्तांतरित हो जाएंगी। लेकिन जो निजी संपत्ति पहले थी वो अभी भी निजी बनी रहेगी। तो 1947 में जब संविधान सभा को ब्रिटिश सम्राट की सारी संपत्ति हस्तांतरित की जाती है, तो उसके साथ में इंपीरियल बैंक का संपूर्ण स्वामित्व चला जाता है संविधान सभा के पास, लेकिन जो आरबीआई है उसका आंशिक स्वामित्व ही जाता है। अब देखिए 1948 में आरबीआई राष्ट्रीयकरण अधिनियम पारित करती है संसद।
1947 में देश आजाद है, तो 1948 में आरबीआई राष्ट्रीयकरण अधिनियम। अब ये संसद पास करती है और इसी राष्ट्रीयकरण अधिनियम जो 1948 में आती है, पारित होती है, इसी के आधार पे 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। अब देखिए, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 जनवरी 1949 से जो आरबीआई की संपूर्ण संपत्ति है वो राष्ट्रपति के नाम हो गई। जो निजी शेयर धारक थे उनको समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण का क्या मतलब होता है, हम थोड़ी देर बाद इसको विस्तार से समझेंगे। ठीक है, अभी बस इतना देखिए कि 1947 में संविधान सभा को सारी संपत्ति दी जाती है ब्रिटिश सम्राट के, जिसमें इंपीरियल बैंक तो पूरी की पूरी चली जाती है, लेकिन जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो आंशिक रूप से संविधान सभा को उसका स्वामित्व मिलता है, क्योंकि उसके कुछ शेयर निजी हाथों में थे। अब कुछ शेयर जो निजी हाथों में थे, उसको खत्म करने के लिए 1948 में आरबीआई राष्ट्रीयकरण अधिनियम लाया जाता है और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो जाता है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट तारीख है भारत के इतिहास में, 26 जनवरी 1950। जिस तरह से ब्रिटिश सम्राट से संपत्ति संविधान सभा को हस्तांतरित हुई थी, 26 जनवरी 1950 को जब भारत एक गणराज्य के रूप में घोषित होता है, संविधान सभा की जगह संसद अस्तित्व में आती है, तो जो संविधान सभा की पूरी संपत्ति राष्ट्रपति के नाम हस्तांतरित हो जाती है। अब 1950 में, यानी कि 1950, 26 जनवरी 1950 को क्या हालात हैं? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पूरे के पूरे राष्ट्रपति की संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है। आरबीआई का भी 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, इसलिए अब वो भी पूरी तरीके से राष्ट्रपति के स्वामित्व में है। अब एक और तारीख है इसी क्रम में, 1955। 1955 में क्या किया जाता है, जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इसका पुनर्गठन, पुनर्नामाकरण होता है। इसमें सुधार भी, रिनोवेट किया जाता है और इसका नाम भी परिवर्तित किया जाता है। और 1955 में एक अधिनियम पारित किया जाता है, जिसको बोलते हैं एसबीआई एक्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम। और इसके द्वारा क्या किया जाता है, इंपीरियल बैंक की का पुनर्गठन और पुनर्नामाकरण करके 1 जुलाई 1956 को इसकी पुनर्स्थापना की जाती है एसबीआई के रूप में। अब ये जो 1955 का एसबीआई एक्ट है, जिसके माध्यम से 1 जुलाई 1956 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में पुनर्नामाकरण और पुनर्स्थापना किया जाता है। साथ में एक और प्रावधान इसमें शामिल है। वो प्रावधान ये है कि जो एसबीआई बना 1956 में, 1 जुलाई 1956 को, इसका संपूर्ण स्वामित्व आरबीआई को सौंप दिया जाता है। यानी 1956, ये 1955 के पहले कैसा था? पहले था कि राष्ट्रपति है, इसी के अधीन आरबीआई एक अलग संस्था के रूप में है और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक अलग संस्था के रूप में है। इस अधिनियम के बाद क्या हुआ, 1955 का जो अधिनियम है, एसबीआई अधिनियम, उसके बाद राष्ट्रपति के अधीन तो बच गया डायरेक्ट आरबीआई, और जो आईबीआई था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, उसका नाम बदल के कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। और ये इसका जो स्वामित्व है एसबीआई का, ये किसको दे दिया गया? आरबीआई को। डायरेक्ट राष्ट्रपति की ये के अधीन अब काम नहीं कर रहा करेगा, बल्कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये काम करेगा। ये ऐसा कब से हुआ? 1 जुलाई 1956 से। अब देखिए,
नरसिंहम समिति जो प्रथम थी, एक समिति का नाम है नरसिंहम समिति। उस नरसिंहम समिति की सिफारिश के आधार पे फिर से वही चीज फिर से कहा गया, जो एक बार अब देखिए ये जो फिर से कर दिया गया, एसबीआई को आरबीआई के अंडर में डाल दिया गया, कहीं ना कहीं ये उसी गलती की पुनरावृत्ति दिखती है जो इंपीरियल बैंक के समय तक थी। और उसी गलती को सुलझाने के लिए शाही आयोग या हिल्टन यंग आयोग की स्थापना की गई थी, जिनकी सिफारिशों के आधार पे दोनों कार्य अलग-अलग संस्थाओं को सौंपे गए थे। फिर से वही गलती पुनरावृत्ति होती है। ये आरबीआई पर दोनों कार्य का बोझ आ जाता है, कहीं न कहीं। अब एसबीआई आरबीआई के अंडर में है, तो कहीं न कहीं अंतिम रूप से एसबीआई के कार्यों की जिम्मेवारी आरबीआई तक भी जाएगी और आरबीआई के अपने खुद के कार्य हैं मुद्रा प्रबंधन के। तो ये जो गलती फिर से हो जाती है, इसको सुधारने के लिए फिर से एक समिति है, नरसिंघम समिति। नरसिंघम समिति का जिक्र 2 बार आता है, तो ये जो पहली समिति है, पहले जो बनाई जाती है, उसकी। उन्होंने फिर से वही सिफारिश दी, कि ये जो आरबीआई है, इस पे कार्य का बोझ फिर से बढ़ गया है। तो इसको थोड़ा रिलीफ दिया जाए। तो अब क्या किया कि एसबीआई पहले क्या थी पूरी की पूरी, अब ये जो पूरा रिलीफ है ऐसा नहीं किया गया कि एसबीआई को हटा ही दिया गया। इसकी सिफारिशों के आधार पे इन्होंने कुछ सिफारिश दिए। उसमें क्या था कि एसबीआई का कुछ शेयर बेच दिया जाए। एसबीआई का कुछ शेयर निजी हाथों में या आरबीआई, ठीक है? तो अभी तक ये क्या था 100% आरबीआई के अधीन था एसबीआई। लेकिन नरसिंघम समिति प्रथम की जो सिफारिशें आई, उसके आधार पे कुछ सुधार किया गया और जो एसबीआई के कुछ शेयर्स, और ये निजी हाथों में नहीं, सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य संस्थाओं अन्य संस्था को बेच दिया जाता है और कुछ शेयर तो आरबीआई के पास रहा जाता है। तो पहले ये 100% आरबीआई के अधीन था, इसलिए इसको बोलते थे पूर्ण अनुषंगी। लेकिन बाद में क्या रहेगा, 100% तो नहीं रहेगा, कुछ दूसरे को बेच दिया, मान लीजिए 80% है, तो यह पूर्ण अनुषंगी की जगह पे क्या हो जाएगी, आंशिक अनुषंगी। एसबीआई आरबीआई की आंशिक अनुषंगी बन जाती है नरसिंघम समिति की सिफारिशों के आधार पे, जो लागू किए जाते हैं सिफारिश। और ये लागू कब किए जाते हैं, 1993 में, 1993 में, ठीक है? अब एक चीज देखिए, 2007, एक एक करके टाइमलाइन फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे, डरने की जरूरत नहीं है कि टाइमलाइन बस बढ़ता ही जा रहा है। 2007 में क्या किया गया, जो एसबीआई का शेयर आरबीआई के पास था, उसको आरबीआई से सरकार खरीद लेती है, ठीक है? यानी कि अब एसबीआई का शेयर किसके पास चला गया, सरकार के पास। यानी एसबीआई अब आरबीआई की अनुषंगी नहीं है, अनुषंगी नहीं रही। कौन, एसबीआई आरबीआई की, ठीक है ना? एसबीआई आरबीआई की अनुषंगी अब नहीं रही, क्योंकि एसबीआई के जो शेयर आरबीआई के पास थे, जिन शेयरों के कारण एसबीआई पर आरबीआई का मालिकाना हक था, वो शेयर सरकार खरीद लेती है आरबीआई से। तो अब आरबीआई के पास एसबीआई के शेयर नहीं है, तो आरबीआई का एसबीआई पर कोई मालिकाना हक नहीं है। ये कब होता है, 2007 में। और यही इसी समय 2005-6 में, आप लोगों को याद होगा, 1806, 1806 में क्या होता है, प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की जाती है, पहले प्रेसिडेंसी बैंक की, कलकत्ता में। तो हर बैंक क्या चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा बड़ा दिखे, ज्यादा पुराना दिखे, ताकि लोग ज्यादा भरोसा करें। तो
वैसे तो एसबीआई की स्थापना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में 1956 में होती है, और उसके पहले कहीं ना कहीं एसबीआई का जो पुराना ढांचा है वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में नजर आता है। बाकी तो उसके पहले अलग अलग रेसिडेंसी बैंक थे, लेकिन एसबीआई 2005-6 में अपना 200वां वर्षगांठ मनाती है। ठीक है ना? कौन मना रही है? एसबीआई। ठीक है, ताकि ये दुनिया के बड़े बैंकों, पुराने बैंक के रूप में स्थापित हो। अब एक और चीज है, देखिए, एसबीआई का जब आप पढ़ते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आपको और भी कुछ नाम ध्यान आते होंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जगह स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, बाद स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, ट्रावनकोर, इंदौर, सौराष्ट्र। तो 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी अनुषंगी बैंक थे, उनका विलय स्टेट बैंक के साथ कर दिया जाता है। तो स्टेट बैंक जो 2007 में 2005-6 में एक पुराने और समृद्ध बैंक के रूप में अपना 200वां वर्षगांठ मना रही होती है, उसको और समृद्ध करने के लिए जो वर्तमान की सरकार है, उन्होंने क्या किया, स्टेट बैंक के जितने अनुषंगी कंपनियां थी, अनुषंगी बैंक थे, उन सबको एक साथ स्टेट बैंक के साथ जोड़ दिया। ये अभी तक का कमोबेश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इतिहास है। कुछ एक और जो रिसेंट न्यूज है वो भी अगर चाहें तो देख सकते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में 2019-20 की बात है कि यस बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक, ऐसा एक मार्केट में रुझान है कि स्टेट बैंक, यस बैंक जो है वो कंगाल होने वाली है। तो आरबीआई के कहने पर एसबीआई ने यस बैंक के 48% शेयर खरीद लिए। ये यस बैंक को बचाने के लिए एक कदम था। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बड़ा बैंक बन गया है, इतना बड़ा बैंक कि वो छोटे छोटे बैंक अगर उनकी स्थिति खराब होती है, तो कुछ एक मामलों में वो उनका बचाव भी कर सकती है। ये है कमोबेश अभी तक का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आरबीआई का इतिहास। धन्यवाद।